दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक में आपका स्वागत है। एक गेट का चैप्टर 2 है। जैसे कि हम लोग भारत के हैं। क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, 3 शब्द इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो भारतीय तो हम लोग सब भारतीय हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जीवन यापन के लिए सारे, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, सारे लोग इसके लिए काम करता है। जीवन यापन के लिए जो व्यवस्था या प्रणाली अपनाई जाए वही क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थात उत्पादन, वितरण एवं खपत के लिए जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या है? वही हमारा अर्थव्यवस्था है। और क्षेत्र किसे कहते हैं? ये क्षेत्र को विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में बांट दिए गए, खंडों में बांट लिया गया है, ठीक है, जिसे हम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो पूरे अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में, हमारी अर्थव्यवस्था पहले 3 तरह की है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मेरी मर्जी, अर्थात जिसकी पूंजी है वो अपनी पूंजी को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं भी लगा सकता है, इंडिया के किसी कोने में लगा सकता है। इसलिए इसको तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जब उत्पादन के साधनों पर जब किसी पूंजीपति का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो भी है, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। उसी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये क्या है? इसे हम प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं या नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह वियतनाम, कोरिया और रूस में ये अर्थव्यवस्था, इस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। विश्व के बहुत कम देशों में इस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और तीसरी अर्थव्यवस्था का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था का हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी? तो यह 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाया। इसे 2 अर्थव्यवस्थाओं के बीच का स्वर्णिम मार्ग कहा जाता है। यह 2 अर्थव्यवस्थाओं के बीच का स्वर्णिम मार्ग है। कौन कौन अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का मध्यम मार्गीय रास्ता है। और ये जितने भी डेवलपिंग करती है उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो पड़ोसी देश है उसमें अर्थव्यवस्था है। 2 मेजर यही है। 2 अर्थव्यवस्था की और हम लोग चर्चा करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। उसी तरह से एक क्लोज्ड इकोनॉमी भी का नाम आता है। वैसी अर्थव्यवस्था जहां से कोई आयात निर्यात नहीं होता है, ठीक है, उसको बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि आयात निर्यात नहीं है। जैसे आता है उत्तरी कोरिया का एक एग्जाम्पल आता है, जहां कुछ ही देशों से इसका देना है, बाकी किसी देश से उससे मतलब नहीं है। इसको हम लोग, लेकिन मुख्य तौर पर हम लोग पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग का पूरा क्लियर हो गया। और दोस्त, भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र तीनों क्लियर हो गया। भारतीय क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, क्षेत्र क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या काम करता है। तो क्षेत्र हम लोग जहाँ पढ़े, देश में व्यापार करने की गतिविधि को, जिनको अलग अलग खंडों में, देश में व्यापार करने के गतिविधि को जिनको हम खंडों में विभाजित कर देते हैं, वही क्या है? क्षेत्र है, खंडक, सेक्टर है। तो हम बात आज करेंगे कि आर्थिक कार्यों के आधार पर और द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्षेत्र 3 तरह होता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। हाँ, अब हम लोग प्राइमरी सेक्टर को क्या कहते हैं? कृषि सेक्टर भी कहते हैं, इसे हम सहायक सेक्टर भी कहते हैं, इसे हम नेचुरल सेक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब वैसे सेक्टर जो प्रकृति से रिलेटेड होता है, नेचर से रिलेटेड होता है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर हुआ, फिशरीज हुआ, फार्मिंग हुआ, माइनिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, ये सारे एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर के। तो प्राइमरी सेक्टर जो प्रकृति से रिलेटेड होता है। दूसरा है द्वितीयक सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है वैसे सेक्टर जिनमें विनिर्माण होता है। प्राइमरी सेक्टर से जो भी वस्तु होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है,
निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आप देखते होंगे चाहे वो क्लॉथ हो, टॉयज हो, कार हो, गाड़ी हो, ये सब सेकेंडरी में, प्राइमरी से जो भी मटेरियल है सेकेंडरी में इसको तैयार किया जाता है। इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर हम लोग कहते हैं, या इसको औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी से कहा जाता है। और तीसरा है तृतीयक सेक्टर या सेवा क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्विस करने का काम करता है, ये सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सेक्टर अभी बूम कर रहा है। एक समय था आजादी के दशक में हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब प्राइमरी सेक्टर पिछड़ रहा है और हमारे यहाँ टर्सरी सेक्टर बूम कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टर्सरी सेक्टर क्यों बूम कर रहा है। जैसे टर्सरी सेक्टर में हम लोग कहें कि अभी आज हमारे देश में बहुत सारे रेस्टोरेंट बन रहे हैं जो कि सेवा प्रदान करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ बैंकिंग हो, पब्लिक बैंकिंग हो या प्राइवेट बैंकिंग हो जो कि सेवा देने का काम करता है। उसी तरह से इंश्योरेंस हुआ, चाहे LIC हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, इसके बाद GIC हो, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, या CIC हो, क्रॉप इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सेवा देता है। उसी तरह से हमारा चाहे ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो या वाटरवेज हो, कुछ भी हो, आकाश से पाताल जो भी हमारा है ये सेवा प्रदान करता है। इसी तरह से आपका एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, ये सब सेवा प्रदान करते हैं। अभी वर्तमान समय में टर्सरी सेक्टर की अपार संभावना बढ़ गई। टर्सरी सेक्टर में बहुत सारे काम होने लगे हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ दूसरा एक है कि रोजगार के आधार पर दो तरह के क्षेत्र होते हैं। एक को कहते हैं संगठित क्षेत्र और दूसरे को कहते हैं असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, जिसका निर्वहन सरकार स्वयं करती है, उसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। और असंगठित क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से चलता है, उसको हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। अब ये है रोजगार के आधार पर और एक है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र दो तरह के होते हैं, एक कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरे कहते हैं निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र जिसका वर्चस्व सरकार के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा होता है, सरकार उसको नियंत्रण करती है, उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और निजी क्षेत्र जिसका स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति होता है, निजी स्वामित्व करता है, उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। अब एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या है? क्या वजह है कि अधिकांश लोग संगठित क्षेत्र में जाना चाहते हैं? प्रश्न आता है कि टर्सरी सेक्टर की भूमिका क्यों बढ़ रही है? क्या वजह है कि प्राइमरी सेक्टर हमारा पिछड़ रहा है? क्या वजह है कि हमारा तृतीयक सेक्टर बढ़ रहा है? तो आज हम कुछ आपको एग्जांपल देंगे, ठीक है, कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। डियर स्टूडेंट्स, सरकार के साथ पहला क्या होता है? पंजीकृत होता है संगठित क्षेत्र, और असंगठित क्षेत्र सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होता है। इसमें संगठित क्षेत्र में वेतन, बोनस, प्रोविडेंट फंड और न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है, और इसमें वैसा कुछ नहीं होता है, कोई पीएफ, कोई बोनस, न्यूनतम मजदूरी इसमें नहीं होता है। उसी तरह से सरकारी नियमों का इसमें 100% पालन किया जाता है और इसमें पालन नहीं किया जाता है। ये इसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं ये नियमित होते हैं, ठीक है, और ये नियमित नहीं हो पाते हैं, और ये स्थिर काम के घंटे इसमें स्थिर होता है। कितने घंटे काम करना है, ये काम के घंटे स्थिर होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन इसमें निश्चित नहीं होते हैं। अगर असंगठित क्षेत्र में एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? वेज मिलता है, मजदूरी मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई इसका महत्व नहीं है, अधिक करे कम करे, अधिक तो कम तो नहीं करना है, लेकिन अधिक करने पर कोई वैसा नहीं है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा काम करेंगे उसमें क्या होगा? आपको वेतन अधिक मिलेगा। उसी तरह से वेतन वृद्धि, इसमें नियम है हर एक साल आपका कितना इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट का कोई वैसा वैल्यू नहीं है, कोई वैसा प्रश्न नहीं है। उसी तरह से लाभ, इसमें चिकित्सा सुविधा मिलता है। इसी तरह से पेंशन की व्यवस्था है, अब तो पेंशन खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें पेंशन की व्यवस्था, ठीक है, और कुछ लोग अभी भी पेंशन इसमें दे रहे हैं। और अवकाश यात्रा इसमें है, ठीक है, इसमें अवकाश यात्रा भी है,
इसके बाद मुआवजा भी मिल जाता है। अगर भाई कोई क्षतिपूर्ति हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, मुआवजा मिलता है। कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गया, कोई केस हो गया तो मुआवजा मिलता है, लेकिन इसमें नहीं है। अब प्रश्न उठते हैं कि क्या वजह है कि लोग संगठित क्षेत्र के में नहीं बल्कि संगठित क्षेत्र में, क्या वजह है कि लोग संगठित क्षेत्र में जाते हैं? अरे भाई, जहाँ नौकरी में सिक्योरिटी रहेगी वहां लोग जाएंगे, जहाँ पेंशन मिलेगा वहां जाएंगे, जहाँ पीएफ मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा वहां जाएंगे, जहाँ सिक्योरिटी है, मालिक के अनुसार नहीं चलता है, वो एक नियम के अनुसार चलता है, वहां लोग जाएंगे। उसके बाद समय के अनुसार उसमें इंक्रीमेंट होता है, वहां लोग जाएंगे। उसी तरह से चिकित्सा जहाँ मिलता हो, जहाँ को अवकाश मिलता हो, जहाँ को मुआवजा मिलता है, जहाँ पर सारी फैसिलिटी होगा वही ना लोग जाना चाहेंगे। यही वजह है कि लोग संगठित क्षेत्र में जाना चाहते हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में वन में आज हम लोग यही पढ़ेंगे और अगले दिन इसको हम लोग वॉल्यूम 2 में, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बने रहिए उमेश सर के साथ और यूट्यूब पर इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।